हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी विनोद कार्की जुड़ गए हैं। विनोद जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। ग्लोबल टेंशंस ऑफ कोर्स हैं, बाजार में उसका एक इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट सेटअप और डोमेस्टिक मार्केट्स की चाल आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। सो देखिए, ऐसा है कि मार्केट में जो जिसको कहते हैं अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो प्ले आउट हो रहा है। तो जब ये होता है तो इसमें जो हाई बीटा सिक्लिकल्स जिसको कहते हैं उनको ज्यादा इम्पैक्ट होता है कंपेयर टू डिफेंसिव्स। बट अभी आप ये सिचुएशन देखिए कि सिक्लिकल्स में ये स्प्लिट हो गया है, बिकॉज जिस तरह का ये ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन बना है इसमें कमोडिटीज को फायदा हो रहा है। टिपिकली जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या इस तरह का कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है तो कमोडिटी स्टॉक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। बट आपने देखा होगा कि कमोडिटी स्टॉक्स एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिक्लिकल्स में आप अगर देखें जो टिपिकली जिनको ज्यादा इम्पैक्ट होता है ऐसे सिनेरियो में, वो स्प्लिट हो गया है बिटवीन जो ग्लोबल कमोडिटी कंपनीज बोलते हैं जिनको, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स है वो उनको ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है एज ऑफ नाउ फ्रॉम अ स्टॉक पर्सपेक्टिव। अगर आप लेकिन डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से देखें तो अभी तक ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि ये जो क्राइसिस चल रहा है रशिया यूक्रेन का, इसका डोमेस्टिक डिमांड से कितना फर्क पड़ेगा वो हमें देखना है। स्पेकुलेटिव चल रहा है एज ऑफ नाउ, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इससे बहुत इम्पैक्ट होगा। इस क्वार्टर के रिजल्ट से मुझे नहीं लगता कोई खास इफेक्ट होगा, बिकॉज आप देखिए फरवरी तक के जो नंबर्स आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखिए, सर्विसेज, जीएसटी, जो भी नंबर्स हमने देखे अभी तक, इसमें कोई खास दिख नहीं रहा है। ये जो मार्केट में सिनेरियो बन रहा है ये इस बेसिस पे बन रहा है कि ये अगर प्रोलॉन्ग्ड ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बनता है, तब जाके इसका इफेक्ट डोमेस्टिक सिक्लिकल्स जिसमें आपके बैंक्स भी हो गए, एनबीएफसीज हो गए, और दूसरे जो सिक्लिकल्स होते हैं ऑटो, डिस्क्रेशनरी, इन पे भी इम्पैक्ट होगा। और इनके अलावा अगर आप देखें तो जो डिफेंसिव बोलिए या जो इंडस्ट्रियल्स भी होते हैं जैसे टेलीकॉम, यूटिलिटीज और आपके आईटी सर्विसेज, एफएमसीजी, इनमें उतना ड्रॉडाउन हिस्टोरिकली आप जब इस तरह के क्राइसिस हुए हैं, आप अगर इम्पैक्ट एनालिसिस करें तो ये उतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से मार्केट इस तरह से पॉइज है कि एक तरफ आपका सिक्लिकल बास्केट जो है जिसको ज्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए वो स्प्लिट हो गया बिटवीन कमोडिटीज एंड डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, जबकि हमको लगता है कि डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे इम्पैक्ट अभी तक स्पेक्युलेटिव है। एक्चुअली कितना होगा, क्या होगा, वो देखा जाएगा, बाद में मालूम पड़ेगा। बट नेवरदलेस अगर कुछ वैल्यू में इम्पैक्ट भी है तो वो 15, 20, 25, 30% डाउन हो गए हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो मार्केट वैल्यू है, तो मोर और लेस रिफ्लेक्ट कर रही है अगर कोई स्लो डाउन है भी उसमें, ये डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में। एज ऑफ नाउ ऐसा हमको लगता है मार्केट बोथ फंडामेंटली और जो स्टॉक प्राइस रिएक्शन है। कहने की विनोद जी, आपने 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए। पहला एक बताया कि कमोडिटीज़ का सर्कल अच्छा चल रहा है, दूसरा बता रहे हैं कि डिमांड को लेकर ऐसा अभी कोई कंसर्न दिख नहीं रहा, तीसरा आप बात कर रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में लेकर अभी तक कोई खास बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर से नंबर्स आए या फिर जो सेल्स के नंबर्स भी आ रहे हैं टिपिकली, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बट एनी हाउ सर, अब मार्केट अगर बेस बनाएगा तो टिपिकली हम क्या आईटी से जज करें कि मार्केट का बेस बन रहा है, या फिर जो एग्रेसिव सेक्टर्स हैं जैसे कि ऑटोज हैं, जैसे कि बैंकिंग है, इन दोनों को पहले थोड़ा सेटल डाउन होने जाने दें, फिर कम से कम पॉजिटिव होने के बारे में सोचें या रिकवरी के बारे में सोचें? हाँ, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इस तरह का जब अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है तो सेक्टोरल कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर आप ओवरऑल मार्केट की जो देखें जिस तरह से वो सेटल डाउन हो सकता है, वो अभी आप देखिए जो मेन कंसर्न है कि रिलेंटलेस जो एफपीआई सेलिंग हो रही है वो थमना जरूरी है एट सम पॉइंट इन टाइम। तो उसके बाद ही आप कॉल ले सकते हैं कि ये मार्केट का जो रैपिड फॉल जो देखा हमने कुछ दिनों में, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो इस तरह का जो सेलिंग जो एक्चुअली इट इज नाउ, ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जो ओवरऑल सेलिंग हुआ था उससे भी ज्यादा हो गया है ऑन अ 12-month बेसिस। बट आप इंडाइसेस देखें तो 15-20% डाउन है जो हेडलाइन इंडाइसेस है फ्रॉम द टॉप, और वो इंक्लूड करते हैं जो ब्रॉडर इंडाइसेस है जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप में टिपिकली हमने देखा है कि इस तरह का, इस मैग्नीट्यूड का जो बना हुआ है फ्लोज का, इस तरह की जब सेलिंग होती है
तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस तो बहुत बहुत जोर से अंडर परफॉर्म करते हैं, बट अब हमको नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ। तो इसलिए हमको लगता है कि ये एफपीआई फ्लोज जो है वो उन पे नजर रखना चाहिए, वो आपको इंडिकेशन देंगे कहां पर मार्केट बॉटम होगा, बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोज सिग्निफिकेंटली हाई है। आप ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे देखें तो ये ऑल टाइम हाई पे है जो डोमेस्टिक इनफ्लोज आ रहे हैं। तो आपको अगर मार्केट का बॉटम का अंदेशा लेना है तो आपको एफपीआई फ्लोज मॉनिटर करना चाहिए, बिकॉज वहीं पर से जो प्रेशर आ रहा है मार्केट में तो क्लियरली विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रेशर जो बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है वो एक रीजन है जिसके चलते बाजार में हम एक बड़ा रीजन इनफैक्ट, और लगातार उससे जुड़े अपडेट्स हम आपको देते रहे हैं। लेकिन साथ ये भी जानिए कि डीआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े जरूर दिख रहे हैं। विनोद जी, दो चीजें हैं जो आपसे समझना चाहूंगी। ऑफकोर्स आपने कहा कि इन स्थिति में एक सेक्टर पकड़ना है, सेक्टर स्पेसिफिक पॉजिटिविटी निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली डिफेंसिव काउंटर्स लाइक आईटी, इस पर आपका नजरिया क्या है? और साथ ही बोल्ड मूव्स इन कमोडिटी जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे, ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट से यहाँ पर तेजी पर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको लगता है आगे चलकर कई सारी कंजम्पशन कैटेगरी है जिस पर आता हुआ दिखेगा? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ऐसे सिनारियो में सिक्लिकल्स पे पड़ता है। तो सिक्लिकल्स को हम ब्रेक करें तो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में सबसे ज्यादा ड्रॉडाउन हो रहा है स्टॉक प्राइसेस में। तो जब भी आप ये देखेंगे कि नॉर्मलाइज हो रही सिचुएशन, यही स्पेस भी होगा जो बहुत जोर से ऊपर आएगा। तो आउट परफॉर्मेंस वहीं से निकलेगी जो जहां पर ड्रॉडाउन मैसिव हुआ है, लेकिन फंडामेंटल इम्पैक्ट कुछ ज्यादा नहीं है, राइट। सो अगर आप किस तरह से मार्केट प्ले कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मार्केट प्ले कर रहे हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड है क्राइसिस और ये नॉर्मलाइज होगा, तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस निकलेगी वो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में, जहां पर हमने ड्रॉडाउन मैसिव देखा है, लेकिन अभी तक हमको क्लियर नहीं है कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन या जो डिमांड है उस पर कितना होगा। तो वहां पर मुझे लगता है कि बाउंस बैक सबसे ज्यादा होगा। और अदर सेक्टर्स हमने पहले से ही हम देख रहे थे ये क्राइसिस से पहले कि जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है आफ्टर एक 10 साल मतलब ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद हमको साइंस दिख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट साइकिल इंडियन इकोनॉमी में पिकअप होना शुरू हुआ है। तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हो गए, यूटिलिटीज हो गए, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो उनमें वैसे ही ट्रेंड अच्छा चल रहा है। और फाइनेंशियल्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमको दिख रहा है कि क्रेडिट साइकिल पिक होना शुरू हुआ जब ये क्राइसिस चल रहा है। उस दौरान भी आप जो लेटेस्ट नंबर्स देखें क्रेडिट का तो वो पिकअप हो रहा है। तो हमको लगता है कि और एनपीए साइकिल पीछे है। तो ये जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स, ये हमको लगता है कि जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगा सिचुएशन, ये सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दे सकते हैं। ठीक है, खैर इस पे सेंसेक्स लाल निशान में लौट आया और निफ्टी भी ऑलमोस्ट लाल निशान हरे निशान में लौटने की तैयारी करें। सेंसेक्स हरे निशान में लौट आया है। तो ये एक मार्केट का अपडेट भी था। विनोद जी, आप क्योंकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हेड ऑफ स्ट्रेटजिस्ट हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हेड ऑफ स्ट्रेटजिस्ट हमें ये बताने लगे कि आपको मार्केट के में स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए। तो आप बता दीजिए, मान लीजिए आज मैं खड़ा हूँ, मेरे पास कुछ पोर्टफोलियो में होगा पोजीशन। अब मैं ये तो आपको कैसे बताऊं कि आप मान के रखिएगा कि हाँ थोड़ी बहुत पोजीशन किसी न किसी में मेरे पास होगी और मैंने ले भी रखी होगी और उसमें मेरा M2M भी जा ही रहा होगा, और मैं आज कुछ फंड्स और अरेंज करके मार्केट में वापस खड़ा हूँ, तो मेरे को आईसीआईसीआई डायरेक्ट का हेड ऑफ स्ट्रेटजिस्ट क्या राय दे रहा है? सर बताइए आप। यह एक करेक्शन करना चाहूंगा, मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट नहीं हूं। मतलब आईसीआईसीआई जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का जो डेस्क है वहां पर हेड ऑफ स्ट्रेटजी हूं। सो ऑल्दो हमारा ग्रुप एक ही है, तो स्ट्रेटजिस्ट है हमारे लिए सर। तो जस्ट एक स्मॉल करेक्शन। बट देखिए ऐसा है, मैंने जैसे कहा कि जब क्राइसिस होता है उस वक्त सब अंधकार लगता है। जैसे हमने कोविड के टाइम भी देखा मार्च में, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन लगती है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या करें। बट मेरा जो मानना है कि जो सेक्टर्स सबसे ज्यादा बीटन डाउन होते हैं और वैल्यूएशन जहां पर ठीक होती है और फंडामेंटली कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि वहीं पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी बन रही है। और जो मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट साइकिल जो पिकअप हो रहा है इंडिया में, अभी इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट साइकिल को आप ग्लोबली देखें तो ये क्राइसिस ने और एक्सेंचुएट कर दिया है।
ग्लोबली कंट्रीज अब क्या कर रहे हैं आगे को कि अपने एनर्जी सेल्फ रिलायंस, डिफेंस सेल्फ रिलायंस, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी इंक्लूडिंग इंडिया। तो इससे जो ये जो शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट साइकिल हमने कुछ टाइम से देखा है, थोड़ा पिकअप होने का दिख रहा है जो कुछ अंदेशा, इससे ये और पिकअप होगा। और कमोडिटी जो होता है ये लाइन शेयर होता है इसका इन द इन्वेस्टमेंट साइकिल, दे कंट्रीब्यूट मैसिवली टू द ओवरऑल जो केपेक्स होता है। तो वो हमको जो दिख रहा है कि इसमें कमोडिटीज जो पिकअप हो रही है, ये स्पेस में, इसके वजह से जो इन्वेस्टमेंट साइकिल आता है, और इन्वेस्टमेंट साइकिल का जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट जो होता है वो होता है कि बूस्ट मिलता है इसको डिमांड को, बिकॉज का मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। सो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल और क्रेडिट साइकिल का सिचुएशन और इम्प्रूव हो रहा है। डिमांड पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा कॉस्ट का, वो भी अभी देखना पड़ेगा कि ये कमोडिटी प्राइसेस स्पेकुलेट, बिकॉज हमने सुना है कि काफी इसमें स्पेकुलेशन भी बढ़ रहा है अभी, बिकॉज जिस तरह से मूवमेंट है तो मोमेंटम प्लेयर्स ग्लोबल जो जहां पर जिनको ये एसेट क्लास में रिटर्न्स दिख रहे हैं वो थोड़ा चेज कर रहे हैं इसको। सो वो सब एंगल है इसमें, बट ऑल सेड एंड डन ये भी है कि कमोडिटीज इससे पहले भी बढ़ी रही थी। सो हमने देखा है कि जब भी कमोडिटीज साइकिल ऊपर होता है तो इन्वेस्टमेंट साइकिल भी बहुत ऊपर रहता है। और सो ये मुझे लगता है कि इस आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइकिल रिलेटेड स्टॉक्स हैं, आप देखिए इस सिचुएशन में भी वो आउट परफॉर्म ही कर रहे हैं मोर और लेस, कुछ ज्यादा गिरे नहीं है। टिपिकली बहुत ज्यादा गिरते हैं ऐसे माहौल में, है ना। तो इस तरह से आई थिंक पोजीशन करना चाहिए अपने आप को। जहां पर मैसिव ड्रॉडाउन हुआ है, स्टॉक प्राइसेस करेक्शन हुए हैं, लेकिन फंडामेंटल्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, तो वहां पर ही अपॉर्चुनिटीज है मेरे हिसाब से। विनोद जी, गुड मॉर्निंग, पूजा हियर। इस वक्त मार्केट का जो सिनेरियो है, माहौल है, लार्ज कैप को लेकर तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो कंफर्टेबल हैं और इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो में और ऐड भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सिनेरियो में स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी गिरावट आई, अच्छी कंपनीज में हमने देखा वहाँ पर भी गिरावट देखी गई है। जब भी मार्केट स्टेबल होता है, सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, तो इन सब कंपनियों में आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने इस बार की जो टेक अवे है हमारे लिए, जो ये एक्सट्रीम वोलेटिलिटी आया है और जो सेलिंग हुई है, इसमें आप देखिए तो मिड कैप स्मॉल कैप ने जो टिपिकली आप हिस्टोरिकल देखिए, जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो जो उनकी अंडर परफॉर्मेंस बहुत मैसिव होती है। तो आप हेडलाइन अगर मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स में देखिए तो उतना कोई खास अंडर परफॉर्मेंस हमने नहीं देखा इस क्राइसिस के टाइम पे। और जैसे ही मार्केट में थोड़ा रिलीफ आ रहा है वो आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं अपसाइड में। तो पहली बात तो ये है, और सेकंड ये स्टॉक रिएक्शन है। बट फंडामेंटली जो हमने देखा है कि कोविड के चलते जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था जो सेक्टर्स में, उसमें अगर आप देखें लार्ज कैप में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था। इनफैक्ट हमने काफी इसमें एनालिसिस भी किया है कि जो निफ्टी है उसमें लार्जली इंसुलेटेड था कोविड से रिलेटेड जो इश्यूज थे। बट जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज हो गई, जो आपके एंटरटेनमेंट, लीजर और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स जो बाकी हैं, ट्रैवल से रिलेटेड और स्मॉल बैंक्स, फाइनेंशियल, इनमें बहुत ज्यादा हमने ये क्या कहते हैं स्ट्रेस देखा था। जो अभी जैसे कोविड जैसे जैसे रिसीड कर रहा है, हमको लगता है कि इस साल इनका जो ग्रोथ होगा वो लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा होगा। जो ओपनिंग अप ट्रेड जो होगा मोर और लेस, ये जो सेक्टर्स मैंने नाम लिए, ये सारे के सारे आप देखिए ना लार्ज कैप में है ही नहीं। मतलब निफ्टी में आपको नहीं मिलेंगे इस टाइप की कंपनी, ये सब आपको मिड एंड स्मॉल कैप में मिलेंगे। तो इसलिए हमको लगता है कि जो सारा का सारा जो ओपनिंग अप ट्रेड होगा अगले 1-2 साल में, जब नॉर्मलाइज होगा आफ्टर कोविड, ये सारा का सारा ग्रोथ आपको ये मिड और स्मॉल कैप स्पेस में दिखेगा, जिसकी वजह से थोड़ा इसमें, ऑल्दो ये आउट परफॉर्म कर चुके हैं पिछले 1-8 साल में, आप देखिए मिड एंड स्मॉल कैप, बट बिकॉज जो ओपनिंग अप पूरा का पूरा एक्साइटमेंट होगा वो मिड एंड स्मॉल कैप में होगा। हमको लगता है कि ये कोई खास अंडर परफॉर्म नहीं करने वाले आगे को, विच इज लाइक सम काइंड ऑफ कॉन्ट्ररी अप्रोच, बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप काफी क्रैश हो जाएंगे, बट हमको लगता है कि ये जिस तरह का स्टॉक रिएक्शन भी आप देखिए इस मैसिव क्राइसिस में, दे आर होल्डिंग ऑन प्रीटी वेल।
और जो हमको फंडामेंटली लगता है कि जो सारा का सारा ओपनिंग ऑफ एक्साइटमेंट जो होगा वो मिड एंड स्मॉल कैप में होगा। ये दो रीजन से मुझे लगता है कि इनमें कोई मैसिव अंडर परफॉर्मेंस नहीं दिखना चाहिए, जैसे हमको 2018 के आसपास दिखा था जहां ये मैसिव बेयर मार्केट में चले गए थे। बेहद ही माइन्यूट और करेक्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर निकलता हुआ विनोद जी की तरफ से मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखी भी है और आगे भी मिड कैप और स्मॉल कैप में ही कई सारे मौके देखने को मिलेंगे, जिस तरह से उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से समझाया कि अनलॉक थीम से जुड़े जो भी सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में कई सारे ऐसे शेयर्स हैं और इन्हीं के चलते यहाँ पर एक्शन और परफॉर्मेंस जो है लगातार जारी रहेगा। इस बीच साथ ही हमारे टिकर पर आप मिड कैप और स्मॉल कैप से जुड़े स्टॉक्स भी देख रहे हैं जो कि लगातार एक्शन दिखा रहे हैं वॉलेटाइल मार्केट्स में भी। चलिए